Jai Hind friends, today is Thursday, 3rd August 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis which I compiled for you, which is very beneficial if you are preparing for civil services examination. चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे साइट है और इसका लोकेशंस के साइट को पेयर करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, यहाँ पे दिया हुआ था यूपीएससी में। इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, कोई भी सेक्शंस आप किसी भी फील्ड का छोड़ करके नहीं जा सकते, एटलीस्ट उसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो रॉक एडिक्ट है ना, अशोका के द्वारा यहाँ पे दिए गए थे। ये एडिक्ट क्या है, ये एक प्रकार से ऑर्डर बोला जाता है। एडिक्ट को याद रखिएगा, कई लोग इसका मीनिंग भी नहीं जानते। तो यहाँ पे किस स्टेट में है, यहाँ पे पूछा गया है। तो धौली जाहिर सी बात है उड़ीसा में है। ईरागुड़ी जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश में है। जोगदा जाहिर सी बात है उड़ीसा में है। कालसी जाहिर सी बात है उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट इसके गलत हो जाते हैं। यहाँ पे ओनली 2 पेयर सही हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस अगर देखा जाए तो ऑप्शंस बी यहाँ पे राइट निकल के आ रहा है। यहाँ पे एडिक्ट ऑफ अशोका, यहाँ पे जो 33 इंस्क्रिप्शंस हैं जो यहाँ पे बनाए गए हैं, तो पिलर्स ऑफ अशोका एज वेल एज बोल्डर्स, ये जो भी चीजें हैं यहाँ पे, वो केव वॉल और एम्परर अशोका मौर्यन एम्पायर के समय में ये चीजें हुई थी, जो कि टाइम पीरियड क्या दिखाता है, 269-232 बीसी के आसपास दिखाता है। इसलिए ये चीजें याद रखिएगा। ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार बना दिए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेयर 1 यहाँ पे करेक्टली मैच है। यहाँ पे धौली जो रॉक है वो आपका उड़ीसा में है। भुवनेश्वर से यहाँ पे क्लोज टू 10 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर, इसी के आसपास है, उड़ीसा में पड़ता है। पेयर 2 भी करेक्ट है। ईरागुड़ी आपका जो है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये भी मौर्य किंग अशोका के समय में चीजें हैं। इनकरेक्ट हो जाता है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जोगदा उड़ीसा में है, पहले ही आपको बताया। चौथा भी इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि कालसी जो है देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस देखिए, संगम से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी सेक्शंस की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। इसका कौन सा राइट आंसर है, जल्दी से हम लोग देख लेंगे। तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है, संगम लिटरेचर अर्लीस्ट राइटिंग है तमिल लैंग्वेज में। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको बता दें, तमिल जो लैंग्वेज है इतनी पुरानी लैंग्वेज है, इस संस्कृत से भी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है। ये भी चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे बात, तो ये जो चीजें प्रोड्यूस कर गई थी 3 चंकम्स, जो कि लिटरेरी एकेडमी के रूप में यहाँ पे जानी जाती है। अगर बात करिए संगम, तो ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे, इनके द्वारा, पोएट्स थे जो भी वहाँ पे थे, इनके द्वारा ये एक असेंबली रखी गई थी, इसी को संगम बोला जाता है। तो ये मदुराई में चीजें हुई थी, और ये पीरियड क्या दर्शाता है, 1st से 4th सेंचुरी के आसपास दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम पोएट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इरेशनल संगम लिटरेचर को मैजिकल इस तरीके से तो रिफरेंस बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी जब होगी तो यहाँ इरेशनल आ ही नहीं सकता है। संगम पोएम हैव नो रिफरेंस टू वैरियर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे वैरियर का एक्सप्लेनेशंस है। यहाँ पे योद्धा होते थे जिनको हीरो भी बोला गया है, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। संगम पोएम डिवाइड ऑफ एनी रिफरेंस टू मटेरियल कल्चर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मटेरियल कल्चर, इन सब चीजों का भी जिक्र हुआ है। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट हैं अपने भारत की, तो भोपाल में यहाँ पे जो 3 अगस्त है आज के दिन 2023 को इनोग्रेट करेंगे क्या, उन्मेषा। ये क्या है, तो एक प्रकार से इंटरनेशनल लिटरेचर
फेस्टिवल, उत्कर्ष, ये चीज़ें सेलिब्रेट करी जाती है किसके द्वारा, तो ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट के द्वारा ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो याद रखिएगा साहित्य अकेडमी का भी इसमें रोल है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्मेषा और उत्कर्ष ये चीज़ें याद रखिएगा, फेस्टिवल किससे रिलेटेड है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस 2020 में पब्लिश किया है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे जो रिपोर्ट आया है इस रीजन में ये क्या लेकर के आया है कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस प्रकार से ये इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से बढ़ रहा है, लोगों को किस प्रकार से रिफ्यूजी बनना पड़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होके जा रहे हैं, जैसे कि फ्लड आ गया, फेमाइंस आ गया, ड्रॉट आ गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को फेस कर रहा है। अच्छा, क्या हाईलाइट निकाल के लेकर के आया है ये रिपोर्ट, क्या बनाया है क्लाइमेट पे? तो अगर बात करें इंडिया की एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 0.7 डिग्री सेल्सियस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बन सकता है इस रिपोर्ट में। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट आया है, पब्लिश किया है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, सीधे पूछ सकता है। तो 0.7 डिग्री सेल्सियस 1901 से 2018 तक चेंज हुआ है। याद रखिएगा इंडिया की एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 0.7 डिग्री सेल्सियस, 0.7 तो याद नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आई थिंक। ये जो डेली प्रिसिपिटेशन है, जो बरसात की बात बोली जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। 1950 से 2015 तक 75% की यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। फ्रीक्वेंसी, दूसरी जो बात बोली जा रही है, स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ ड्रॉट, इस कंडीशंस में भी ड्रॉट, सूखा में भी इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। सी लेवल भी राइज कर रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, 3.3 mm पर ईयर। ये चीजें याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये कोर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी आने शुरू हो गए हैं अरेबियन सी में, ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, जो कि आपको ये बैकग्राउंड डिटेलिंग में एक बार कवर भी किया था। स्पेशल कैंपेन यहाँ पे कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये चीजें लॉन्च करी गई हैं 7 मार्च 2022 को, कि किस प्रकार से पुनः बच्चों को लेकर के स्कूल में आ जाए, खासकर एडोलेसेंट गर्ल। तो ये जो गर्ल हैं ये अपने स्कूलिंग सिस्टम को छोड़ चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। तो फॉर्मल स्कूलिंग में पुनः लाने का बात बोला जा रहा है। प्रबंध पोर्टल इसी से जुड़ा है। तो याद रखिएगा ये जो प्रबंध पोर्टल है किससे जुड़ा है, लड़कियों को पुनः उसको इनरोल किया जाए, स्कूलिंग सिस्टम में लेकर के आया जाए। पहचान स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपके बता दें ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी हाथ से बने हुए आर्टिजान्स या कारीगर हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया जाए। नाइजीर का इशू है, इस प्रकार के इशू को हम देखेंगे, क्या यहाँ पे इशू है, क्या इंपॉर्टेंट केसेस है, सारी चीजें देखेंगे। नाइजीर एक कंट्री है, वो कंट्री कहाँ पे है पहले वो देख लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए चाड, लीबिया, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, बेनिन और नाइजीरिया, इस कंट्री से बॉर्डर टच करती है और लेक चार्ट से क्वेश्चंस पूछा है, इसको छोड़ नहीं सकते। तो नाइजीरिया, नाइजीर और चाड, इन तीनों से ये बाउंड्री बनाती हुई नजर आती है। ये कंट्री नाइजीर कहाँ पे पाई जाती है, तो ये देखिए याद रखिएगा, इसकी कैपिटल नियामी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। नाइजीर और नाइजीरिया ये दोनों की कैपिटल याद रखिएगा, इसका अबूजा है, इसका नियामी है। तो ये इसका लोकेशंस है, याद रखिएगा, सारी की सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में बता दिया। अब देख लेते हैं क्या जल्दी से यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, 2021 में यहाँ पे प्रेसिडेंट बनकर के आते हैं कौन, बजूम जी आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो सिचुएशंस निकल के आती है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल किया जाए, इस प्रकार से सिचुएशंस अभी रिसेंटली यहाँ पे हौच पौच कंडीशंस हो गई है। क्या, तो एक प्रकार से अगर गवर्नमेंट की बात करें, दूसरी तरीके से मिलिट्री की बात करें, तो मिलिट्री कहीं ना कहीं सरकार के ही खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। क्यों, तो यहाँ पे आपको बता दें, ये जो नाइजीर कंट्री है ये फ्रांस से 1960 में आज़ाद हुआ था। सीधे सीधे आपको बैकग्राउंड में लेकर के चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये फ्रेंच कंट्री से आज़ाद हुआ था। यूएस का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस है इस कंट्री में, और अभी भी इन कंट्री का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। ये लोग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप यूएस और फ्रांस से भी बनाए हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो मिलिट्री की ट्रूप है, बहुत सारे ये पीपल भी हैं यहाँ पे, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इंडिपेंडेंसी हो गई है तो हम लोगों को स्वतंत्र तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है बोजूम की, यहाँ पे वो मिलिट्री और इनकी गवर्नमेंट में
फाइट हो रही है, एक प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं। यहाँ पे जो इस्लामिस्ट ग्रुप हैं बहुत सारे अनहैप्पी इस प्रकार के सिचुएशन से हैं। कई कई जो पीपल भी हैं वो भी यहाँ पे अनहैप्पी हैं। तो जो हम ये नाइजीर जो कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर फ्रांस पे रह रहा है, इसकी वजह से ये भी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है। मिलिट्री तो कॉन्फ्लिक्ट है ही, लेकिन इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट भी है, और ये जो ज़्यादा निर्भर इस पे भी है, तो यहाँ के लोग भी कितने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण प्रेसिडेंट को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार की सिचुएशंस यहाँ पे आई। प्रेसिडेंशियल गार्ड की बात करी जाए तो यहाँ पे इस प्रकार के भी लूप होल्स आते हुए नजर आ रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पे माली, बुर्किनो फासो जो अभी आपको कंट्री दिखाया, यहाँ पे भी कॉप में कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आ रहा है। इस कंट्री में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रकार की जो यूएन पीस कीपर और फ्रेंच ट्रूप यहाँ पे भी डाले गए हैं ताकि यहाँ पे भी स्टेबल गवर्नमेंट हो सके। अब देखिए अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड की निगाहें बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स है, रिसोर्स है, वहाँ पे पीपल हैं, वहाँ पे मार्केट है, हर प्रकार की चीज़ें हैं। तो मटेरियल मिनरल की ज़रूरत होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अफ्रीका में जाना पड़ेगा। इसी कारणवश से चाइना, रसिया, यूएस वहाँ पे हाथ डाले हुए हैं। इंडिया भी वहाँ पे बहुत सारी अपनी कंपनी को भेजा हुआ है, वहाँ पे कार्य चल रहा है। अगर बात करी जाए नाइजीर की सपोर्ट की, तो ये जो कॉप है जिसे हम मिलिट्री कह रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उसकी कैपिटल है नियामिना, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो रशियन फ्लैग वहाँ पे वो हो रहे हैं, दर्शाए जा रहे हैं, और इस प्रकार की सिचुएशंस भी क्रिएट कर जा रही है। तो जो रसिया का फ्लैग है वहाँ पे वो दिखाया जा रहा है क्या, कि मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसमें बिलीफ नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो लंबे समय से फ्रेंच का वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अस्तित्व है, फ्रेंच का सपोर्ट है, यूएस का वहाँ पे सपोर्ट है, फिर भी इस प्रकार की चीज़ें कैसे हो रही हैं, यहाँ पे जो कंट्री को इफेक्ट कर रही हैं। तो मिलिट्री इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं टेररिज्म को ही सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। फ्रांस की बात करी जाए यहाँ पे, तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ये जो रीजनल ग्रुपिंग है यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये रिस्टोर करने की बात कर रहा है। किसकी? तो प्रेसिडेंट बजूम की, जो कि इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री इंटरवेंशन यहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, तो मिलिट्री इंटरवेंशन यहाँ पे डीस्टेबलाइज होने की बात कर रही है कि अगर मिलिट्री को हम डीस्टेबलाइज नहीं करेंगे, इसका हस्तक्षेप नहीं रोकेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही कंप्लीट खड़ा हो जाएगा और इशू क्रिएट कर देगा। वही सारी चीज़ें काओस क्रिएट कर देंगी, एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है। पुनः जो अनस्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी यहाँ पे, और इसका रूलिंग होगा मिलिट्री का और इस्लामिक का रूल हो जाएगा, तो यहाँ पे इशू क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो पीपल की होगी, वो प्रोटेक्शंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वो उस पर क्वेश्चंस उठता हुआ नजर आ जाएगा। तो यूएस और फ्रांस यहाँ पे तो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो एमिकेबल सेटलमेंट है, जो आपस में डिस्प्यूट है, उस पर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बातें बोली जा रही हैं। आशा करते हैं जो भी डिटेल दिया वो आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और खास करके जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी लोग, उसको आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत ही लाभदायक पहुंचा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील है, उसको सारी डिटेलिंग बैकग्राउंड यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट किए थे वाशिंगटन डीसी, याद ही होगा अभी रिसेंटली 22 जून 2023 को, और हिस्टोरिक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है। तो इस प्रकार की डीलें हुई हैं कि किस प्रकार से भारत को इंडिया और यूएसए की जो डीलिंग होगी किस प्रकार से आगे लेकर के चलना है। हम लोग एक प्रकार से एलाई तो नहीं है यूएस के, लेकिन एक क्लोज फ्रेंडशिप के रूप में अब बढ़ते हुए नजर आए। उसका कारण क्या है, तो जो चाइना का इंटरवेंशन है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, तो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे यूएसए को ये चीज़ें भाती नहीं है। तो हम लोगों को वो आशा भरी निगाहें से देखने पर मजबूर हो जाता है। एक ही कंट्री बसती है जो उसके सपोर्ट में आकर खड़ी हो सकती है और स्ट्रांग भी है इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली, ग्लोबली, वो है आपकी प्यारी भारत। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में भारत पर वो रिलाई कर रहा है, और देखिए हमारी फ्रेंडशिप कुछ स्ट्रांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब चीज़ें इंटेंसिफाई हो रही हैं, किस प्रकार से इंडिया को लेकर के चला जाए और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी किया जाए। इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं जो कि चाइना को वो क्या करना चाहता है, बाईपास करना चाहता है। चाइना को यहाँ पे
एलिमिनेट करना चाहता है, एक ग्लोबल पावर के रूप में, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरता हुआ तीव्र गति से नजर आ रहा है। चाहे स्पेस का फील्ड हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च का फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हब का फील्ड हो, चाहे किसी भी फील्ड में अगर आप बात करें तो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे डील करने के लिए यूएस से यहाँ पे और इंडिया से मदद लेते हुए नजर आ रहा है। इंडिया यूएस की डील एक प्रकार से चाइना को तो चिढ़ मची ही रही है, साथ ही साथ एक साउथ पैसिफिक वाले रीजन में भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती हुई नजर आएगी। यहाँ पे ग्लोबल बात करी जा रही है, ग्लोबल ऑडियंस की, जो इस सब चीजों को लेकर के कोऑपरेशन और कोलैबोरेशंस दिखा सकती है। तो दोनों कंट्री के बीच में इस प्रकार की चीजें होंगी, एक दूसरे को कोऑपरेट, म्यूचुअल कोलैबोरेशंस होगा, तभी जाकर के टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो अभी आई सेट हम लोग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डील किए हैं एग्रीमेंट से, उस प्रकार की चीजें भी हो सकेंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस फील्ड में एक्सप्लोरेशंस हो सकेगा। रिलेशनशिप जो है दोनों कंट्री के बीच में बढ़ रही है, कोई डाउट ही नहीं है। 120 यहाँ पे बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड जो पास हो चुका है, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं अपने इस पोटेंशियल से अगर बात करी जाए। बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या कर रही है, तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयत्न हो रहा है धीरे धीरे। इस पे भी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो एक कंट्री दूसरे कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है दोनों कंट्री, तो इनमें डीलिंग हो जाती है, उस पे टैक्सेस नहीं लगते हैं, लगभग टैरिफ उस पे चार्जेस नहीं लगते हैं, लगेंगे भी तो एक नॉमिनल चार्जेस होते हैं। इस प्रकार की डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन अभी भी ये चीजें संभव नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसकी तरफ इवोल्यूशन चल रहा है, कैसे हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करी जा रही है यहाँ पे, तो लेबर राइट्स की बात करी जा रही है, किस प्रकार से प्रोडक्शंस होगा, उन सब चीजों को लेकर के अगर कंपनी आती है भारत में तो किस प्रकार से चीजें लेकर के चलेंगी। इंडिया की प्रोग्रेस की बात करी जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी फोकस है, यहाँ पे इंडिया भी चाहता है, यूएस भी चाहता है, लेकिन एक प्रकार से डील संभव नहीं हो पा रही है, उस पे भी दोनों कंट्री मिलकर के काम कर रही हैं। अगर बात करी जाए यूएस की, तो मैक्सिको से कनाडा एग्रीमेंट डील ये किया था, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारी जो गैप थी वो डिक्रीज हो गई थी। उसी प्रकार से भारत को भी अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड में ये चाहता है डील करना, और सही प्रकार से, क्योंकि भारत के जो फार्मर हैं उनका भी इनकम बढ़ना चाहिए, 2024 तक डबल होना चाहिए, जो कि टारगेट है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं एग्रीकल्चर फील्ड में अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होती हैं सही प्रकार से, तब जाकर के भारत को और यूएस और इंडिया दोनों को फायदा हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करी जाए तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट गेन्स हुई है इंडिया के मार्केट में, खासकर वाइन, वूल, सीप, मीट, इनकी हम बात करें। वहीं पे इंडिया यहाँ पे ड्यूटी फ्री एसेस ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी, चार्जेस नहीं लगेंगी, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आती है तो बैकग्राउंड डिटेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का पार्टी हो जाता है। इंडिया अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है तो क्या करने के लिए, बहुत सारे कंट्री से हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। तो इन प्रकार की चीजें हैं जहां पे टैरिफ यहाँ पे नहीं लगेगी, ड्यूटी नहीं लगेगी। 2022 की बात करें तो 50 से आसपास कंट्री हैं जो यहाँ पे, जिनको हम प्रिफरेंशियल एसेस बोल दिए हैं। जैसे कि प्रिफरेंशियल एसेस क्या होता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है आप उसको ले जा रहे हैं तो उसके लिए हम छूट देते हैं, टैक्स नहीं लेते हैं, सॉरी ड्यूटी नहीं लेते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी इस प्रकार की चीजें होती हैं, इसमें भी आपको क्या होता है, आर्थिक रूप से सहभागिता दी जाती है। FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी आपको बताया, दोनों कंट्री के बीच में समझौता होता है। इस प्रकार का नेगोशिएशंस, खास करके अगर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस कंट्री के साथ हुआ है, तो अभी रिसेंटली UAE के साथ हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और सबसे तीव्र गति से ये पार्टनरशिप हुआ है, याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यही वाली एग्रीमेंट हुआ है मात्र 88 दिन में। इस प्रकार की एग्रीमेंट जो चल रही है, तो भारत कई सारे कंट्री के साथ यहाँ पे किया हुआ है, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अलग अलग कंट्री के साथ हुआ है। तो CEPA जो है UAE के साथ हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, देखा जाए बैकग्राउंड डिटेलिंग में तो कौन कौन सी कंट्री के साथ क्या हम लोग किए हैं। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात करी जाए तो एशियान कंट्री से हुआ है। आशा करते हैं एशियान कंट्री का नाम आप जानते होंगे। तो एशियान का जो ट्रेड है, एशियान इंडिया ट्रेड सर्विस एग्रीमेंट, ये चीजें याद रखिएगा।
किसके साथ हुआ है? एशियान कंट्री के साथ हुआ है। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 41 कंट्री के साथ हुआ है, जिसे जीएसटीपी बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रिफरेंसेस बोलते हैं। पीटीए मर्कोसर कंट्री के साथ हुआ है, इंडिया मर्कोसर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। साफ्टा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है सार्क कंट्री के साथ। क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए मैं दिया हूं। तो ये साफ्टा जो है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये किसके साथ हुआ है? सार्क कंट्री के साथ हुआ है। दूसरी क्या चीजें बोल रही हैं यहाँ पे? एपीटीए आफ्टा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? तो बांग्लादेश, चाइना, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका। 1975 में ही ये चीजें साइन हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें हुई हैं यहाँ पे, एशियन इंडिया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये 2014 में हुआ है, याद रखिएगा, सार्क कंट्री के साथ। अंडर नेगोशिएशंस ये चीजें चल रही हैं, बिम्स्टेक के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी भी नहीं हुई है, गल्फ कोऑपरेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आईबीएस से एफटीए, इन प्रकार की चीजें चल रही हैं। देखते हैं कि कितने हद तक ये चीजें सफल हो पाती हैं। यूएस और इंडिया की बात करी जाए तो दोनों कंट्री यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कंसेशन, यानी जो रेमिटेंसेस आते हैं ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब यहाँ के लोग जाते हैं, वहां से कमाकर अपने कंट्री में पैसे भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस बोली जाती है। तो यही बातें बोली जा रही हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शनल कंसेशंस भी हम लोगों को मिलने वाली है यूएस इंडिया के डील में। साथ ही साथ और दूसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं? तो मैंगो, पॉम ग्रेनेट, आम और अनार, ये जो चीजें हैं इंडिया एक्सचेंज करेगा यहाँ पे चेरी से, और यहाँ पे यूएस के जो पॉर्क होगा, हे होगा, यहाँ पे क्या होगा? तो हम लोग इनको ये प्रदान करेंगे, और मैंगो, पॉमग्रेनेट, इस प्रकार की चीजों की डील होगी। बायलैटरल पॉलिसी फोरम के अंतर्गत ये चीजें होगी। हालांकि एफटीए में अभी तो संभावनाएं नहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वही डिमांड ज्यादा करता है यूएस से। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एम्बिशन है इन दोनों कंट्री को लेकर के, यूएसए और इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया यूएसए में एक प्रकार से 500 से 600 बिलियन का यहाँ पे बायलैटरल 2030 तक डील बताया गया है कि ये चीजें पहुंच सकती हैं और इसको सरपास भी कर सकती हैं। जो बात करी जा रही है, स्काई इज द लिमिट फॉर द पार्टनरशिप ऑफ द सेंचुरी। तो इस प्रकार की चीजें बोली जा रही हैं कि जो लिमिट है ना, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 120 बिलियन डॉलर के आसपास चल रही हैं, लेकिन हम 500 से 600 बिलियन डॉलर तक चीजें पहुंच सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूक्रेन प्लस रसिया का यहाँ पे वार लगभग 500 डेज कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से ये सारी चीजें इश्यू निकल के आ रही हैं। तो रसिया का जो कंट्रोल रीजन है वो आप देख सकते हैं, एरिया जो रीगेन किया है यूक्रेन, वो भी देख सकते हैं। हरा वाला रीजन, ये वाली रीजन रीगेन कर लिया है, और ये पुनः जो रसिया ने है उसके कब्जे में है, यानी डोनेस्क, मल्टीपॉल, खैरसॉन, इन सब रीजन पे रसिया की आर्मी हो चुकी है। कभी यहाँ तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी ये पुनः गेन कर लिया है। तो दोनों कंट्री में यूक्रेन की बात करी जाए प्लस रसिया की बात करी जाए, दोनों कंट्री 500 दिन से यही सोच रही हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट को जीत लेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट को जीत लेंगे। तो यहीं पे यूक्रेन भी सोच रहा है हम जीत लेंगे, हम जीत लेंगे, रसिया सोच रहा है हम जीत लेंगे, हम जीत लेंगे। तो दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ रह रहा। बात अगर करी जाए वेस्ट कंट्री के सपोर्ट की, तो यहाँ पे सीधे सीधे यूएसए खड़ा है, यहाँ पे सीधे सीधे कौन खड़ा है? यहाँ पे जर्मनी खड़ा है, फ्रांस खड़ा है। तो जो वेस्ट पावर है ना, वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ अगर इसको नाटो में मिला दिया जाता है तो नाटो के सारे मेंबर भी खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से चीजें सारी चल रही हैं, जो कि इश्यू निकल के आ रही हैं। 500 दिनों से यहाँ पे चल रहा है, सारी की सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए अभी भी यहाँ पे पीस प्रोसेस नहीं निकल के आ रही है। दूसरी तरफ बात करी जाए यहाँ पे, तो रिफ्यूजी बनने की जो इकोनॉमी हो गई 30% श्रंक, वो सब चीजें निकल के आ रही हैं। और रिकंस्ट्रक्शंस जो है 411 बिलियन के आसपास चार्जेस लग सकते हैं। यानी जो इकोनॉमिक लॉस हो रही है, जो ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं, इस प्रकार से चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉसेस हो रहे हैं, बमबार्डिंग हो रही है, तो पूल भी डिस्ट्रक्शंस हुए थे कर्च स्ट्रेट के पास, इन प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो कैसे ये चीजें संभव हो सकती हैं? ब्लैक सी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं ये। और यही कर्च स्ट्रेट है जो ब्रिज बनाया था रसिया कनेक्ट करने के लिए क्रीमिया को, यहीं पे बम्बार्डिंग कर देता है यूक्रेन के वाटर ड्रोन से, जमीन के नीचे से आता है और यहाँ पे पुल पे अटैक कर देता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। कर्च स्ट्रेट याद रखिएगा, ब्लैक सी, सो
कनेक्ट करता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा। तो एजियन सी कनेक्ट करता है ब्लैक सी से, ये भी चीजें याद रखिएगा। एजियोप सी है ये। तो ये सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहता हूं मैं। सऊदी अरेबिया की क्या बातें बोली जा रही हैं, तो ये होस्ट करेगा यूक्रेन यूएस को किस प्रकार से यहाँ पे कहीं ना कहीं मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया ब्राजील यहाँ पे पीस टॉक के लिए तो कहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्री अभी भी इन सब चीजों से आगे निकल के आ रही हैं, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं कि पीस प्रोसेस यहाँ पे हो, क्योंकि उनकी रोटी सिक रही है। चाइना जैसी कंट्री यूएसआर के साथ यानी रसिया के साथ आकर के मिली हुई हैं, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। अच्छा, एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, वो क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों कंट्री ये बोल रही हैं कि हम प्लान को जीत लेंगे, हम अटैक को, ये कॉन्फ्लिक्ट वार को जीत लेंगे। तो इस प्रकार से जो जेलेंस्की हैं कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और रसिया ट्रूप यहाँ पे क्या कर रही है, यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हैम्पर करती हुई नजर आ रही है। तो दोनों में वार होगा ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहेगा। 500 डेज तो ऐसे ही पास हो गए आपके, जैसे कि लग रहा है कि कल ही वार शुरू हुआ है। देखिए, इस प्रकार की चीजें जो चल रही हैं वो एक ही समाधान है कि दोनों पार्टी को यहाँ पर एक प्रकार से मध्यस्थता करना चाहिए, और केवल यही दो कंट्री हो। यहाँ पे इंटरवेंशन दूसरे का होगा ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिनका नाम है बहुत फेमस, ये उनकी वाइफ हैं, उनसे अब उनकी वाइफ का नाम सोफी है, 18 साल के बाद यहाँ पे तलाक लेते हुए नजर आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जस्टिन ट्रूडो जो 51 साल के हैं, यहाँ पे सोफी जॉर्जिया ट्रूडो जो 48 साल की हैं, यहाँ पे 2005 में शादी हुआ था, और इनके 3 बच्चे भी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से पीएम यहाँ पे अपने रिसेंटली उन्होंने अपने वाइफ से तलाक लिया है, तो इस प्रकार की चीजें बहुत रेयर निकल के आती हैं, याद रखिएगा। रसिया ड्रोन स्ट्राइक किया है कहाँ पे, तो यूक्रेनियन पोर्ट जो यहाँ पे ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकता था, तो ये चीजें याद रखिएगा, ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकता था यहाँ पे, तो वो वहाँ पे पोर्ट को तबाह कर दिया गया है, किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। अब यहाँ पे जो ग्रेन एक्सपोर्ट करता है ये तो अफ्रीकन कंट्री में जहाँ पे नीड है बहुत ज़्यादा वहाँ पर करता, लेकिन अब ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़ें क्या है, तो इंडिया जो है वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पे हराता हुआ नजर आ रहा है, 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में जो इस प्रकार के क्लैशेस हुए हैं, कई सारे इश्यू निकल के आए हैं, 6 लोगों की डेथ भी हो गई है, कई सारे दुकान को जला दिया गया है, कई सारे ग्रुप्स में वहाँ पे भी वायलेंसेस हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वहाँ पे भी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। इस प्रकार के कृत्य नहीं होनी चाहिए किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो सेकुलरिज्म है ना, वो पॉलिसी सबकी अलग अलग है। तो यहाँ पे सबको ये सोचना चाहिए हमारा अपना पर्सनल सेकुलर जो धर्म है हम उसको फॉलो करें, हमारे अंदर ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर इंटीग्रिटी यूनिटी की भावना होनी चाहिए, डाइवर्सिटी के साथ भी हमारी कंट्री बहुत अच्छे समय से हम लोग एकता बनाए हुए, यूनिटी बनाए हुए रह रहे हैं। तो कहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरियाणा के एक जगह पे नूह एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और अटैक करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या यहाँ पे बात बोली गई है, तो एक्ट अगेंस्ट वायलेंस, हेट स्पीच, विश्व हिंदू परिषद रैली, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहा है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, बेंच बनेंगी, देखा जाएगा क्या रिपोर्ट निकल के आती हैं। क्यों अब तीव्र गति से यहाँ पे अगर पूछा जाए, आखिर में जो तीव्र गति से अब जो है यहाँ पे वायलेंसेस क्यों हर जगह पे दिखने लगे हैं। अभी जो 2024 के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे हर जगह शांति होनी चाहिए, यहाँ पे पीस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे हिंदू और मुस्लिम में वायलेंसेस कहीं ना कहीं हो रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत संकट का विषय पैदा हो रहा है। भारत के लिए भारत को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और जो अपनी पुलिस फोर्स है, जो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है, वो यहाँ पे किस प्रकार से रोल प्ले कर रही है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ जा रहा है। तो हरियाणा गवर्नमेंट को यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो भी इस प्रकार के कृत्य कर रहा है, जो भी स्टेबल चीज़ों को यहाँ पे अनपीसफुल तरीके से कार्य कर रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ों पे एक्ट करना चाहिए। न्यूज और फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल वेडनेसडे को यहाँ पे क्या करी गई, तो इसकी 28% लेवी करेगी टैक्सेस। याद रखिएगा किस चीज़ पे, तो जो भी आपका गेमिंग है, कैसीनो है, हॉर्स रेसिंग है, अक्टूबर से ये चीज़ें लॉन्च हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा 279 के अंतर्गत आर्टिकल के अंतर्गत यह आता है। रिनाउंड बॉलीवुड आर्ट
डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई 58 साल की उम्र में यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका सेट पे ही, फिल्म स्टूडियो के सेट पे ही महाराष्ट्र में देहांत हो गया। याद रखिएगा, न्यूज में है। चाइना साइबर स्पेस अब नया चीजें लेकर के आ रहा है, किस प्रकार से ये चीजें देखेगा कि कौन कितने हद तक यहाँ पे स्मार्टफोन का यूज हो रहा है। तो बच्चों के लिए लेके आया है, 2 घंटे यहाँ पे पर डे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए बच्चे यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या, मोबाइल फ़ोन। तो चाइना के बच्चे अगर इस प्रकार से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ेंगे कब वो, और उनकी हेल्थ सिस्टम क्या होगी, इस प्रकार की चीज़ें, डेवलपमेंट क्या होगी, बड़े होकर रिसर्च क्या करेंगे, ये सब चीज़ें वो देख करके लिमिट लगा देता है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से लोगों को, पहले चाइना ये भी बोलता था कि आप 1 बच्चा करिए, फिर उसको रिक्वायरमेंट हो गया 2 बच्चा करिए, तो फिर रिक्वायरमेंट हो जाएगा 3 बच्चा करिए। इस प्रकार की चीज़ें ये लिमिट लगाता रहता है। याद रखिएगा सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ें क्या है, तो चाइना का कैपिटल में बहुत हैवी डेडली रेन आई है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जाने जाती हुई नजर आई हैं। लोगों की घरें, बिल्डिंगें भी बह गई हैं, रोड जो है ना वो नदी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैसिव फ्लड है। अब क्लीनिंग ऑपरेशंस चल रही है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं सारी चीज़ें जो अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें निकल के आ रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो हरियाणा में ये कांड हुआ वो आपके नूह में पड़ता है, जो आपके एनसीआर रीजन में पड़ता है। आशा करते हैं चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दें, आप इसको शेयर कर सकते हैं जो भी यहाँ पे नए लोग हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।